Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter third thoughts. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked in the chapter. Let's start now. हम चैप्टर को द थर्ड थॉट इज़ एक्चुअली एन ऐसे। अगर थर्ड थॉट्स की बात करूँ तो ये वास्तव में क्या एक ऐसे है, और इस ऐसे के बारे में से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या मीनिंग है थर्ड थॉट्स की। द ऐसे थर्ड थॉट हैज़ बीन taken from a collection called the Panthum Journal and Other Essays and Diversions brought out in the year 1919। कि ये जो ऐसे थर्ड थॉट है वो लिया गया एक कलेक्शन से। उस कलेक्शन का जो नाम है वो है द पैंथुम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जन्स, जो आया था कब 1919 के अंदर। द टाइटल थर्ड थॉट्स इज़ अ ह्यूमरस कॉइनेज इंस्पायर्ड बाय द ईडियम सेकेंड थॉट्स which means an opinion or resolution reached after reconsideration। कि क्या मीनिंग है देखिए, कि जो थर्ड थॉट है, जो टाइटल है थर्ड थॉट, ये एक प्रकार से ह्यूमरस कॉइनेज है। कॉइनेज का मतलब सिक्कू का एक साइड, पहलू, कि ये ह्यूमरस साइड है। ह्यूमरस का मतलब एक लाफ्टर साइड है जो इंस्पायर है किसे ईडियम से, जिसका नाम है सेकंड थॉट। सेकंड थॉट का क्या मीनिंग है? सेकंड थॉट का मीनिंग होता है ओपिनियन और रेजोल्यूशन, मतलब डिटर्मिनेशन, एक प्रकार से राय या फिर निश्चय जो हम बार बार सोचने और विचार करने के बाद में बनाते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं क्या है थर्ड थॉट का मतलब। द नैरेटिव इज़ अ सटायर on a human weakness for money and exposes how, where money is involved, men's noble sentiments and morally admirable ideals soon fades away। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो नैरेटिव है, नैरेटिव का क्या मीनिंग है? जो ये वर्णन किया गया है वो एक प्रकार से सटायर है। सटायर हम बोलते हैं किसको? व्यंग को। जो व्यंग होता है उसको सटायर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सटायर। और ये किसके ऊपर है? ये जो मानव की जो कमजोरियां हैं पैसे को लेकर, उसके बारे में, कि पैसे की वजह से मनुष्य के अंदर कैसे वीकनेस आ जाती है। और ये एक्सपोज करते हैं खुलासा कि कैसे जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है मनुष्य के अच्छे भावनाओं में या नैतिक प्रशंसीय कार्यों के अंदर, वो जल्दी चले जाते हैं, फेड्स अवे हो जाते हैं। कहने का मतलब अच्छे कार्यों में अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाए, पैसों की बात आ जाए, तो फिर वो धीरे धीरे अच्छे कार्य नहीं रहते, नोबल एक्ट्स अवॉइड होने लग जाते हैं। ये चैप्टर ही इसी पर है। कैसे? देखो, फर्स्ट थॉट का मीनिंग होता है कि आपने कोई चीज़ सोचा है, कोई काम करने की सोचा है। सेकेंड थॉट का मीनिंग है आपने डिसाइड कर लिया है। और थर्ड थॉट का मतलब जो आपने डिसाइड कर रहा है उसके ऊपर वापस सोच कर उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो सेकेंड थॉट्स का मतलब ओपिनियन होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है जिसको पेंटिंग बेचने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, वो पेंटिंग बेचता भी रहता है, और अचानक क्या होता है कि उसे एक पेंटिंग के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं जिसको उसने सस्ती खरीदी थी। फिर उसके मन में एक विचार आता है कि मैं जो पेंटिंग बेची उसका हाफ प्रॉफिट मैं उस डीलर को दूंगा जिससे मैंने ये खरीदी, क्योंकि उसने मुझे सस्ती दे दी थी। उसके माइंड में ये आता है। और जब उसके माइंड में ये आता है तो फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके ऊपर कंसिडर करता है, रिकंसिडर करता है, और कंसिडर रिकंसिडर करने के बाद में वो सोचता है कि नहीं, पैसा देना सही नहीं है। जैसे पैसा इन्वॉल्व होते हैं तो उसका जो अच्छे विचार थे वो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। मैन इज़ बेसिकली सेल्फिश एंड मेटलिस्टिक एंड फॉर द सेक ऑफ मनी ही कैन कंसिडर। जो मैन है वो बेसिकली सेल्फिश होता है, मतलब शुरुआत से ही स्वार्थी होता है, और मेटलिस्टिक होता है। मेटलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी। भौतिकवादी का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। भौतिकवादी का मीनिंग है कि जो व्यक्ति को जो सुख सुविधाएं हैं या जो भी वस्तुएं हैं संसारिक, उनका बड़ा लगाव है, जैसे मकान, कार, पैसा, इनसे। और पैसे के खातिर वो बार बार विचार कर सकता है, दोबारा से विचार कर सकता है, यहाँ तक कि बदल भी सकता है अपने अच्छे और आदर्श विचारों को इन एवरीडे सोशल बिहेवियर, किसके अंदर? रोज़ दिन के सामाजिक व्यवहार के अंदर। द ऐसे ऑल्सो गिव्स अस अ डीप इंसाइट इनटू द बिजनेस साइकोलॉजी।
और ये जो ऐसे है वो एक गहरी विचार देने की कोशिश करता है कि किस प्रकार की बिजनेस साइकोलॉजी होती है, व्यवसाय मनोविज्ञान होता है, और फिलॉसफी होती है इस संसार की, ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। किसकी? ट्रेड और कॉमर्स की। फिलॉसफी का मतलब होता है समाजशास्त्र। तो ये बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो फिलॉसफी है इस वर्ल्ड ट्रेड की और कॉमर्स की, वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। वेयर इम्पल्स इज ए नेगेशन ऑफ मैगनेटिज्म, कि जो इम्पल्स का मतलब जो मुख्य चीज़ है वो है नेगेशन। नेगेशन का मतलब सौदेबाजी। किसकी? व्यापारियों की। बड़े बड़े व्यापारियों की जो सबसे मुख्य चीज़ है कि उनमें एक टैलेंट होता है, वो क्या होता है? नेगोशिएशन, नेगोशिएट करने का, वे मतलब कि सौदेबाजी करने का। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, मतलब खरीदना बेचना सीधा सीधा मामला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है। किसके बीच का? एक डीलर और कस्टमर के बीच का। मतलब कि खरीदना और बेचना सीधा सीधा मामला होता है किसका? डीलर और कस्टमर का। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, और जो डीलर है वो उतने पैसे मांग सकता है जितना वो सोचता है। ही कैन extort and the customer having paid it in under no obligation, और वो क्या कर सकता है? एक्सटॉर्ट कर सकता है। वैसे एक्सटॉर्ट का जो मीनिंग होता है वो ऐंठना होता है। आप बताएंगे एक्सटॉर्ट का मतलब क्या होता है? तो वो जितने चाहे उतने ऐंठ सकता है, एक्सटॉर्ट कर सकता है, ठीक है। और कस्टमर को उसको पे करना होगा, इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन, बिना किसी दबाव में। अगर वो वस्तु चाहिए और वो इसकी इच्छा रखता है तो वो क्या कर सकता है कि कस्टमर से जितने पैसे चाहे उतने ले सकता है। वॉट एवर टू द डीलर, जो भी चीज़ है, जितना भी पैसा है डीलर को चाहिए। द नरेटिव इज़ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सटायर, और जो ये नरेटिव है, जो ये वर्णन है, ये ब्लेंड का मतलब मिश्रण है। किसका? कल्पना का, हास्य का और व्यंग का, इन तीनों का मिश्रण है ये ऐसे। तो चलो अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा किसकी बात है। थर्ड थॉट का क्या मीनिंग है? थर्ड थॉट का मतलब होता है जब हम अपने नोबल एक्ट को बार बार विचार करके बदल देते हैं, वही क्या होता है? थर्ड थॉट होता है। सेकंड थॉट्स का मतलब होता है डिसाइड करना, निर्णय लेना, ठीक है। तो हम जब अपने निर्णय को चेंज कर देते हैं तो वो थर्ड थॉट कहलाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नाउ आई एम स्टार्टिंग स्टोरी नाउ, अब मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान होना चाहिए। द स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई अ फ्रेंड, कि ये जो स्टोरी है ना वो टोल्ड की गई, बताई गई मुझे, किसके द्वारा? मेरे एक फ्रेंड के द्वारा। मतलब एक कहानी जो है नरेटर को किसने बताया? उसके फ्रेंड ने। अब क्या बताया? अब देखो क्या करा है। इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट इज़ माई डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, लक। डेस्टिनी का क्या मीनिंग है? लक, ओके, भाग्य। इसके अलावा डेस्टिनी को फॉर्च्यून भी कहा जाता है। तो आप डेस्टिनी का मीनिंग बताएंगे। तो ये मेरा लक है खरीदना इन द डियरेस्ट मार्केट्स, मतलब कि महंगे बाज़ार से खरीदना और उसे बेचना। अगर मैं सफल हो गया बेचने में किसी भी प्रकार से, इन द चीपेस्ट, सस्ते, कि कहने का मतलब मैं महंगी वस्तु खरीद लेता था और मुझे उनको बेचना पड़ता था सस्ते कम दामों में। क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं था किसके अंदर? खरीदने और बेचने के अंदर। तो ये मेरा लक था कि मैं महंगे बाज़ार से खरीदता और सेल करता। अगर मैं सफल हो जाता सेलिंग में किसी भी प्रकार से एट ऑल, तो मुझे वो सेल करना पड़ता चीपेस्ट, कम दामों में। यूजुअली indeed having tired of a picture or a decorative article, I have positively to give it away, almost to make it acceptance by another personal favor to me। देखिए क्या कहने की कोशिश करते, अक्सर, इंडीड का मतलब रियली, हैविंग टाइड ऑफ पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, मतलब थक जाने के बाद में किसी पिक्चर और सजावटी वस्तु से। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बाज़ार से कोई वस्तु खरीद लिया है, इसे पेंटिंग और पिक्चर खरीदने का बड़ा शौक है, उन्हीं को बेचा करता। तो ये किसी पिक्चर या डेकोरेटिव आर्टिकल को खरीदने के बाद में, उसे थक जाने के बाद में, भाई वो पड़ी रहती थी, कोई खरीदता ही नहीं था, तो वो क्या करता था, मतलब सकारात्मक रूप से उसे किसी को दे दिया करता था कम दामों में। भाई ले जा, तू तो पड़ी है, ये ऐसे ही। ऑलमोस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेंस बाय अनदर, और जो दूसरा है वो ये एक्सेप्टेंस करवाता था, ये स्वीकार करवाता, जैसे कि मानो कि उसने कोई व्यक्तिगत फेवर किया है किसके प्रति? मेरे प्रति। मतलब जो उसको खरीद रहा है, लेके जा रहा है, कि मानो कि उसने मेरे लिए फेवर किया है,
मेरे ऊपर एहसान किया है, इस प्रकार से था। बट द other day was marked by an exception to this rule, so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am, after all, destined to be the most enviable thing, a successful dealer. अब स्टार्ट करते हैं, आगे देख लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। लेकिन एक दिन, अदर डे का क्या मीनिंग है? एक दिन। मार्क्ड बाय एक्सेप्शन टू दिस रूल, मतलब इस रूल का अपवाद हो गया। कहने का मतलब मैं हमेशा महंगी खरीदता और सस्ती बेचता, लेकिन एक दिन ये रूल अपवाद हो गया, इस रूल का अपवाद निकल के आ गया। ऐसा नहीं हुआ एक दिन, इसका जस्ट उल्टा हुआ, मतलब मैंने सस्ता खरीदा और महंगा बेचा। और सो स्ट्राइकिंग डेट आई हैव बीन वंडरिंग, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, अटेंटिव था, जिस पे ध्यान देने योग्य बात है। तो स्ट्राइकिंग का मतलब अट्रैक्टिंग। और मैं सोच रहा था, ये रूल इतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग था कि मैं सोच रहा था कि परहैप्स लक हैज़ नॉट चेंज, अगर मेरा भाग्य चेंज नहीं होता, आई एम आफ्टर ऑल, कि जैसा कि मैं हूँ आखिरकार, डेस्टाइन टू बी द मोस्ट एन्यूएबल थिंग, कि मान लो कि मेरा जो लक है वो क्या होता है कि मैं सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु चीज़ होता और एक सक्सेसफुल डीलर बन जाता अगर मेरा लक चेंज नहीं होता। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसने अपनी कहानी बनाई है कि ये किस प्रकार से सेलिंग करने में था, वो बताए कि ये सस्ती बेचता था महंगी खरीद कर, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ, एक दिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ। अब देखो कैसे हुआ वो देख लेते हैं। इट हैपन दस, ऐसा हुआ कि, इस प्रकार से हुआ कि, इन द ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ कैथेड्रल सिटी, आई कैम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, among which was one of that to my eye would have been a possible turner, even if an earlier owner had not shared that opinion or hope, set the magic name with all its initials, so often placed in the wrong order beneath it. कि ऐसा हुआ कि इन ड्रिफ्टिंग, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग का मतलब वॉकिंग, मैं कहने का मतलब मार्केट में गया, मैं वहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहा था। ड्रिफ्ट का मतलब मूव कर रहा था, कभी किसी दुकान पे कभी किसी दुकान पे। तो इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ऑफ कैथेड्रल सिटी, कैथेड्रल सिटी किसे कहा जाता है? कैथेड्रल कहा जाता है चर्च को। एक बड़ा जो चर्च, एक बड़े चर्च शहर के अंदर एक दुकान थी, वो भी किसकी? क्यूरियोसिटीज़ की। क्यूरियोसिटीज़ उस शॉप को कहा जाता है जहाँ पे रेयर और ओल्ड आर्टिकल्स मिलते हैं। रेयर और ओल्ड आर्टिकल्स वाली जो दुकान होती है उसको क्यूरियोसिटी शॉप कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे। वैसे क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, ठीक है। तो वो एक पुरानी क्यूरियोसिटी शॉप के अंदर क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, इधर उधर देख रहा था सामानों को। और वो किस शहर के अंदर थी? कैथेड्रल सिटी के अंदर। आई कैन अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, और मुझे वहाँ पे एक पोर्टफोलियो मिले। इस पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो लिखेंगे। पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है? जहाँ पे ड्राइंग वगैरह रखी हुई हो या कोई कागज़ वगैरह रखा हो, डॉक्यूमेंट्स की ढेर सारी चीज़ें रखी, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं भाई, जिसमें एक जगह संभाल के रखा जाता है। तो मेरी नज़र पड़ी, मेरा ध्यान गया किसके ऊपर? एक पोर्टफोलियो पे, जो किसका था? वाटर कलर ड्राइंग्स का। और उन्हीं के बीच में among which was one that to my eye would have been a possible turner, और उन्हीं के एक के ऊपर मुझे ऐसा, मेरी नज़र गई, मेरा ध्यान गया कि शायद वो क्या है? एक पॉसिबल टर्नर है। यहाँ पे पॉसिबल टर्नर बार बार आएगा, ध्यान रखना। टर्नर जो है एक महान चित्रकार है, और जो चित्रकार की जो प्रतिलिपि होती है या फोटो होती है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है वो टर्नर है। कौन है? टर्नर। और टर्नर की पेंटिंग को यहाँ पे टर्नर ही कहा गया है। तो ये जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को क्या कहा गया है? टर्नर। तो उसे लगा कि ये संभवतः क्या है? टर्नर है, टर्नर की वास्तविक पेंटिंग है। इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और हॉप, यहाँ तक कि जो पुराना ओनर था, मालिक था, उसने शेयर नहीं की ये ओपिनियन और हॉप। कहने का मतलब वो इस हॉप से या ओपिनियन से सहमत नहीं था कि ये वास्तविक टर्नर है। कौन? जो डीलर और जो दुकानदार है, उसको नहीं लग रहा था कि ये वास्तविक क्या है? टर्नर है। एंड सेट द मैजिक नेम विथ ऑल इट्स इनिशियल, और उसने जो मैजिक नेम है वो, जो भी मैजिक नेम है उसका मैजिक नेम का मतलब है टर्नर। जो उसका टर्नर का जो नेम है, जो उसके इनिशियल से जो सिग्नेचर है, उनको वो अक्सर किस में करता था? रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर, रॉन्ग ऑर्डर के अंदर। बिनेथ इट, कब? जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी
तो पेंटिंग के नीचे वो अपना जो नाम लिखता था वो रॉन्ग ऑर्डर में लिखा करता था, जबकि वो रॉन्ग ऑर्डर में नहीं थे। तो अब जो है नरेटर ने कहा, हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए इसने पूछा कि अरे ये कितने की है, पेंटिंग के बारे में पूछा। तो वो बोलता, वेल सेड द डीलर, इफ़ इट वर जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। क्यों बोलता है, अगर ये जेन्युइन टर्नर होती, अगर ये वास्तविक टर्नर होती, अगर ये वास्तविक टर्नर की पेंटिंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी वर्थ कितनी भी हो सकती थी, इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। बट लेट्स सेट 10 shillings, you can have it for that, but I don't mind if you don't, because I'm going to London next week and should take it with me to get an opinion। कि क्या कह रहे हैं कि ये अगर जेन्युइन टर्नर होती तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी, लेकिन तुम एक काम करो, 10 shillings दे दो, ठीक है, और इसे रख सकते हो तुम, यू कैन हैव इट फॉर दैट, और 10 shillings में आप रख सकते हो। आई डोंट माइंड, और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, मैं नाराज़ भी नहीं होऊंगा अगर तुम नहीं खरीदते हो तो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं इसे भी ले जाऊँगा और इसके बारे में एक ओपिनियन ले लूँगा, एक परामर्श ले लूँगा कि ये वास्तविक टर्नर है या नहीं है। तो अब देखो 10 shillings के बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखो 10 + 10, 10 + 10 = 20, और 20 = 1 pounds। क्या मीनिंग है आप समझ चुके होंगे, मतलब 10 और 10 पौंड मिलकर कितने हुए, 20 पौंड्स, सॉरी 10 shillings और 10 shillings मिलकर कितने हुए, 20 shillings, और 20 shillings का कितना बनता है, 1 पौंड। तो कहने का मतलब है कि ये या तो आप हाफ पौंड बोल दो इसको, या 10 shillings बोल दो, ये करेंसी है, मुद्रा है, इसको इसी रूप में बोलना पड़ेगा। जैसे इंडिया में हम करेंसी को रुपया बोलते हैं, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे 50 + 50 पैसे मिलकर 1 रुपया होता है, तो वैसे जहाँ पर यह है, जिस सिटी में, जिस शहर में यह है, वहाँ पे 10 + 10, 10 shillings + 10 shillings मिलकर कितना होता है, 1 पौंड। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें हाफ पौंड में खरीदा या 10 shillings में खरीदा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। और आप मुझे बताएंगे एक 1 वर्ड में ही कि उसने पेंटिंग कितने में खरीदी थी, पेंटिंग कितने में खरीदी थी, वट हाउ मच ही पे फॉर दैट पेंटिंग, कि उस पेंटिंग के लिए उसने कितना पे किया था, यू हैव टू टेल मी। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये हमने देख लिया, आगे देख लेते हैं। आई पॉन्डर्ड, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडिड। आगे कहता है सोचते वगैरह से, माइंड यू ध्यान रखना, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ कि ये रियल टर्नर है। उसने कहा, आई गैव हिम द 10 shillings, और मैंने उसको क्या कर दिए, 10 shillings दे दिए, 10 shillings में मैंने खरीद ली। बट वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग एट अ 50 pounds। There is no need to tell, for the point of this narrative reside not in bargaining with characters, but in the bargaining with my own soul। But what incredible means, आप नहीं समझ पाओगे, अकल्पनीय, आप सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे एक परचेजर मिल गया। ये इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था कि मुझे क्या मिल गया, एक परचेजर मिल गया उस ड्राइंग के लिए। कितने में, 50 pounds के अंदर। कि कहने का मतलब मैंने 10 shillings में खरीदी और 50 pounds में बेच दी। अगर 50 pounds को डबल किया जाए तो shillings में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसने 100 shillings के अंदर बेच दी। जो अभी हमने देखा था 100 shillings, इसका मतलब 90 shillings का उसको प्रॉफिट हो गया। और 90 shillings को अगर मैं कन्वर्ट करूँ पॉइंट्स के अंदर, तो ये हो गया 49.50 का, उसे क्या हुआ है, 49.50 pounds का उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने कितने में बेची है, 50 pounds में। देयर इज नो नीड टू टेल, बताने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव, इस पॉइंट मतलब ये जो इस वर्णन का जो ये पॉइंट है, ठीक है, बताने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। रिसाइड नॉट इन बार्गेनिंग विथ कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओन सोल, कि मैंने जो सौदेबाजी की थी वो रिसीवर के साथ में नहीं की थी, जिसने उसको ख़रीदा उसके साथ में मैंने बार्गेनिंग नहीं की थी, बल्कि जो मैंने बार्गेनिंग की थी वो मैंने खुद की आत्मा के साथ में की थी, क्योंकि मैंने इतना सस्ती बेचकर, इतना सस्ता खरीद कर, इतना
महंगा बेच दिया था। इसलिए ये सौदेबाजी जो थी वो उसके साथ में ना थी बल्कि मेरी खुद की आत्मा के साथ में मैंने की थी। द astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated. I then began to think कि जो एस्टोनिशिंग फैक्ट था, जो सरप्राइजिंग फैक्ट था, जो आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट था, वो यह था कि मैंने अचीव किया था एक प्रॉफिट। कितने का? 49 पाउंड्स एंड 10। यहाँ पे मतलब कि 49 पाउंड प्लस 10 शिलिंग्स, मतलब कि 49.5 पाउंड मैंने क्या किया था, प्रॉफिट इसका ले लिया था। आई वॉज ड्यूली इलेटेड। इलेटेड मीन्स हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था इतना प्रॉफिट प्राप्त करके। देन बिगैन टू थिंक, और उसके बाद में मैं सोचने लगा, थिंक करने लगा, मैं सोचने लगा। यस द डीलर सो माई थाट्स रैन। अब मेरे जो थाट्स है वो चल रहे दिमाग में, बार बार आएगा सो माई थाट्स रैन, इसका मतलब उसके दिमाग में चल रहा है। द डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर। क्यों कह रहा है कि जो डीलर है जो छोटी सी गली के अंदर था, कहाँ पर? कैथेड्रल वेस्ट डोर, कि जो कैथेड्रल चर्च है उसके वेस्ट डोर के ऊपर जो स्ट्रीट है उसके अंदर वो डीलर था। एंड ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, और उसे लगता है कि उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर। किसके अंदर? कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, जो उसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे बड़ी सस्ती बेच दी। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, कि उसने मेरे साथ में कैसा बिहेव किया? बहुत अच्छी तरह। इसलिए मुझे भी क्या करना चाहिए? बिहेव करना चाहिए अच्छा उसके प्रति। आई वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और क्या बोल रहे? इट वुड बी ओनली फेयर, कि ये बिल्कुल फेयर होगा, न्याय संगत होगा अगर मैं उसे दे दूँ आधा, कि मैं अगर उसे आधा प्रॉफिट दे दूँ तभी ये न्याय संगत होगा, अथवा ये न्याय संगत नहीं होगा। देयर अपॉन आई सेट डाउन एंड रॉट अ लिटिल नोट सेइंग, कि उसके बाद में वो बैठ जाता है और एक छोटा सा नोट लिखता है जिसमें लिखा हुआ था, उसमें कह रहा था, वो क्या कह रहा है? द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि वो संभावित जो टर्नर ड्राइंग है विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसमें कोई डाउट नहीं, जिसको उसने प्राप्त किया था, टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, कि वो साबित हुई ऑथेंटिक मतलब वास्तविक। कि वो कह रहा है कि जिसको आप संभवत टर्नर समझ रहे थे, जिसमें संभावना जता रहे थे कि ये वास्तविक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो वास्तव में एक वास्तविक टर्नर निकले। एंड आई हैड टू ग्रेट प्लेजर इन क्लोजिंग हिम हाफ ऑफ प्रोसीड्स, और मुझे बड़ा प्लेजर है ऐड करके, क्या ऐड करके? आधा प्रोसीड्स, आधा प्रॉफिट्स ऐड करके मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रहा है। एज आई कंसिडर्ड, जैसा कि मैं कंसिडर करता हूँ, जैसा कि मैं विचार करता हूँ, डेट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि यही क्या है? न्याय संगत और सही कोर्स होगा, सही व्यवहार होगा। डिसेंट कोर्स का मतलब सही तरीका होगा व्यापार करने का। हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड, मतलब स्टाम्प नहीं होने के कारण और 1 घंटा लेट हो जाने के कारण मैं पोस्ट नहीं कर पाया इस लेटर को, और मैं सोने के लिए चला गया। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।